तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस से। स्केल ऑफ फाइनेंस वो पैसे होते हैं या वो फाइनेंस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने में पर एरिया लग जाता है। पर एरिया कैन बी इन हेक्टर्स में भी हो सकता है या फिर एकड़ में भी हो सकता है। ओके, तो एक हेक्टेयर या एक एकड़ में लगाने वाली क्रॉप पे जो फाइनेंशियल हमें खर्चा करना पड़ता है वो सारा फाइनेंस डिसाइड करते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, अब इसको क्या आप या मैं या कोई नॉर्मल फार्मर नहीं डिसाइड कर सकता। इसके लिए कमेटी बैठाई जाती है जिस कमेटी का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ओके, तो उस कमेटी के द्वारा हर साल अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है। ओके, स्केल ऑफ फाइनेंस से अब देखिए आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको एक ईजी सा सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि जैसे हम स्केल से हम जैसे स्केल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जो 15 सेंटीमीटर वाला हम स्कूल टाइम्स में यूज़ किया करते थे। ओके, तो वो स्केल देखिए आप अगर दुकान पे जाके पूछते हैं कि भैया हमें स्केल दीजिए 15 सेंटीमीटर वाला, तो वो आपको सिर्फ 15 सेंटीमीटर नहीं दे देता। ओके, वो आपको स्केल देता है जिसपे 0 से 15 होता है। तो दैट मीन्स स्केल किसी रेंज को डिफाइन करता है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन करता है। तो वैसे स्केल ऑफ फाइनेंस एक पूरी रेंज को डिफाइन करता है। अब आप पूछेंगे कि रेंज कैसे हो सकता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक ही होगा। देखिए पर्टिकुलर जैसे हम अगर टमाटो का भी प्राइस स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करना चाहते हैं तो उसमें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं और कुछ होती हैं वो नॉर्मल वेराइटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी प्राइस या फाइनेंशियल जो प्राइस है वो डिफ़र कर जाता है। ओके, उसके अलावा अगर आप सीजनल क्रॉप्स पे देखें तो उनका भी प्राइस डिफ़र कर सकता है। लाइक अगर वही सेम क्रॉप आप खरीफ में उगाते तो उसका प्राइस अलग मिलता है और अगर आप उसको रबी में उगाते तो आपको प्राइस अलग मिल सकता है। ओके, जैसे कई लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच कर रहे हैं, आप भी अपने फ़ोन पे देखते होंगे या ऑर्डर करते होंगे, जैसे बिग बास्केट या ऐसे किसी भी ऐप से आप जब ऑर्डर करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो स्टफ़ होता है उनका प्राइस ज़्यादा होता है रादर देन नॉर्मल क्रॉप्स। ओके, तो ये भी मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे फैक्टर्स और उसी को देख के स्केल ऑफ फाइनेंस भी डिसाइड किया जाता है बाय द कमेटी कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, किस टाइप के क्रॉप है, कितना, मतलब वो उसका पूरा एक रेंज रख देते हैं। टमाटो में भी नॉर्मल से लेके आपको हाई यील्डिंग वेराइटी का प्राइस ज़्यादा दिखेगा, नॉर्मल का कम दिखेगा, तो वो पूरी एक रेंज डिसाइड करते हैं टमाटो के लिए भी स्पेसिफिक। ऐसे सभी के लिए अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है और ये डिस्ट्रिक्ट पे भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो स्केल ऑफ फाइनेंस दिया जा रहा है वहाँ पे प्राइस अलग हो सकता है और किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो स्केल ऑफ फाइनेंस अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है और ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट स्केल ऑफ फाइनेंस वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा हम यूनिट कॉस्ट भी इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट देखिए नाम से भी पता चलता है कि यूनिट मतलब सिंगल। ओके, किसी भी सिंगल चीज़ का प्राइस अगर हमें मतलब लगाना होता है एस्टिमेट तो हम उसे सिंगल कॉस्ट में काउंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे आपने कोई लाइव स्टॉक में, मैंने वहाँ पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड में लाइव स्टॉक में दिया था कि 20,000 यूनिट कॉस्ट है लाइव स्टॉक का। ओके, तो जैसे आप 3 बफेलो खरीद के लाए, ठीक है, आपको उसको 5-5 हज़ार देने पड़े एक बफेलो की, ठीक है, तो आपने कितने दिए 15,000 रुपीज़ उसको खरीद के लाया आप। ठीक है, उसके बाद आपने उसको देख रेख की, अब आपने जो उसको खाना वाना खिलाया होगा, उसको फीडिंग किया होगा, उसमें आपका लग गया मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा आपने उसको शेल्टर भी प्रोवाइड किया होगा, उसका भी लग गया मान लो आपको 5,000 रुपये। उसके अलावा अब जो आपने मिल्क को भी स्टोरेज किया होगा या उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया होगा स्टोरेज के लिए या उस पर भी कुछ खर्चा कर दिया होगा आपने, तो आपका मान लीजिए उस पर भी कुछ 10,000 रुपये लग गया। ओके, तो अब टोटल हम देखें जब हमने उसको बेचा और जहाँ से हमने उसको लाया था तो इन बिटवीन हमारा टोटल कितना उस पर एक्सपेंडिचर हो गया था। तो लेट से हम 30,000 हमारा उन पर एक्सपेंडिचर हो गया था, बट 30,000 हमारा यूनिट कॉस्ट नहीं है, बिकॉज यूनिट कॉस्ट हम एक सिंगल बफेलो के लिए अगर निकाल रहे हैं तो हम 30 डिवाइडेड बाय 1 बफेलो करेंगे। ओके, तो मतलब 30 डिवाइडेड बाय 3 बफेलो 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट कॉस्ट। ओके, मतलब एक बफेलो पे हमने कितना खर्चा कर दिया। अब जो अगर आपने उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ बफेलो का नहीं, अगर आपने 1 लीटर का भी अगर आप यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं तो जैसे 10 लीटर से आपको 10,000 का फ़ायदा हुआ तो डिवाइडेड बाय 10 तो 1 लीटर से आपको 1,000 का फ़ायदा होता है। तो ऐसे करके आप यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं आप आइदर एग का निकाल सकते हैं, 1 kg एग का निकाल सकते हैं आप। वो आपकी यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस kg में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं या नंबर्स
में लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का आप यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम देखिए क्या होता है कि इसका हिस्ट्री का बात करते हैं तो 1969 में द नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने एक स्टडी ग्रुप अपॉइंट किया था जो कि फाइनेंशियली कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उस पर वर्क करें, ठीक है। और उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर DR गैडगिल। ओके, तो ये सब आप एक तो ईयर याद रख लीजिएगा, एक किस चेयरमैन के अंडर हुआ वो याद रख लीजिएगा, और कमेटी भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, द नेशनल क्रेडिट काउंसिल। ओके, उसके अलावा उस स्टडी ग्रुप ने क्या किया, उस स्टडी ग्रुप ने मतलब बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने सोचा हम एरिया अप्रोच लगाएंगे। ओके, तो एरिया अप्रोच में क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसका एरिया इतना बड़ा है, तो उसमें आप एक अथॉरिटी का तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं कि वो पूरे इंडिया को फाइनेंशियली बेटर बना सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम एरिया वाइज अटैक करेंगे, दैट मीन्स डेवलपिंग की तरफ हम अटैक करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलग से इन्होंने एक लीड बैंक अपॉइंट कर दिया गया कि, और वो लीड बैंक कैसे अपॉइंट किया गया, जहाँ जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा थी उसी को वहाँ लीड बैंक बोल दिया गया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक होता है। आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप अपना लीड बैंक वहाँ से फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बताइए आपका लीड बैंक कौन सा है, क्योंकि सबका डिफरेंट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक डिफरेंट होता है। और वो जो लीड बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक में से ही एक बैंक होता है जिसकी वहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और उसे ही लीड बैंक बोला जाता है और वो वहाँ का सारा स्ट्रक्चर देखता है। ओके, इसके अलावा ये एरिया अप्रोच जो थी, ये इसको थोड़ा मतलब वेरीफाई करने के लिए उसी साल RBI ने श्री FKF नरीमन की कमेटी भी बिठाई कि भाई आप थोड़ा देखिए, ये लोग एक अप्रोच लाए हैं, उस पर वर्क कीजिए। तो उन्होंने देखा, नरीमन कमेटी ने भी उसको सही बोला कि हाँ भाई मैं इससे सहमत करता हूँ, एरिया अप्रोच बिल्कुल मुझे भी सही कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इसको फिर अंडर उसको वर्किंग करना शुरू कर दिया गया इस एरिया अप्रोच पे, और इसी को नाम दे दिया गया लीड बैंक स्कीम, ठीक है। ये स्कीम बन गया और इसको लीड बैंक स्कीम नाम दे दिया गया। इसमें होते हैं 2 फेज। फर्स्ट फेज होता है सर्वे ऑफ द लीड डिस्ट्रिक्ट। ओके, सर्वे मतलब पहले तो हम सर्वेज करेंगे कि हमें उस डिस्ट्रिक्ट में किस को मतलब कहाँ हमें उसको डेवलपमेंट की, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना। जैसे आसपास के गांव होते हैं वहाँ एग्रीकल्चर हो तो रहा है बट वहाँ पे उनके पास लैक ऑफ मनी के कारण, वहाँ लैक ऑफ इक्विपमेंट्स होने के कारण वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बैंक पहले सर्वे करते हैं और ऐसे पोटेंशियल एरिया जहाँ उनको स्कोप दिखता है कि हाँ हम अपना क्रेडिट देंगे या हम अपना फाइनेंशियल उनको हेल्प कर दे तो हो सकता है वो डेवलप कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जाके ऐसे एरिया में और पोटेंशियल एरिया सर्च करते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है, यहाँ हम हमारा पैसा लगाएंगे या क्रेडिट देंगे तो डेवलपमेंट की उम्मीद है। तो वो ऐसे पोटेंशियल एरिया को थ्रू सर्वेज पहले पूरा सर्वे कर लेते हैं उसके ऊपर, और फिर फेज सेकंड में वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के क्रेडिट प्लान्स होते हैं वो फिर उस पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं, कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे हमें क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बैंक के पास भी लिमिटेड क्रेडिट रहता है तो उसको पूरा प्लानिंग करते हैं वो। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट प्लान्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ का डेवलपिंग जो सेक्टर है वो और ग्रो कर पाए, वो डेवलप हो पाए, और जिन क्रेडिट की वजह से वो पिछड़ रहे थे वो ऐसा ना हो। ज़्यादातर पुअर्स को वो लोग देने का कोशिश करते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा ग्रो कर पाए और अपना बिजनेस अच्छे से चला पाए। इसके अलावा हम लीड बैंक स्कीम में एक और टर्म पढ़ते हैं, सर्विस एरिया अप्रोच। देखिए सर्विस एरिया अप्रोच एरिया अप्रोच का ही डेवलप्ड वर्जन है लीड बैंक स्कीम के तहत। तो अभी उसको सर्विस एरिया अप्रोच कह दिया गया है क्योंकि सर्विस एरिया अप्रोच में क्या होता है कि जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके, और जबकि लीड बैंक स्कीम में क्या होता था कि वो लोग सिर्फ आइडिया बना देते थे और पार्टिसिपेशन अपना दिखाते थे। ओके, जबकि सर्विस एरिया अप्रोच में उसको इम्प्लीमेंट करना भी आता है। ओके, तो यही थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन है एरिया अप्रोच का, सर्विस एरिया अप्रोच। तो ये भी आपको डाउट रहता है कई स्टूडेंट्स को, तो ये भी सिंपल सा कुछ बड़ा नहीं है, अब वो मॉडिफाई करके उसको सर्विस एरिया अप्रोच कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।